हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीपीएससी सिलेबस के बारे में हम लोग बताने वाले हैं। जब अगर बीपीएससी के बारे में हम लोग बोल रहे हैं तो कौन सा बीपीएससी के बारे में बोल रहे हैं? तो बिहार सिविल सेवा के बारे में हम बोल रहे हैं, बिहार सिविल सेवा एग्जाम के बारे में बोल रहे हैं। यानी इसमें हम टीचर वाले के बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिविल सेवा वाले के लिए। ठीक है, इसमें इसका फायदा आप टीचर वाले भी ले सकते हैं और बहुत सारे बीपीएससी जो कंडक्ट एग्जाम करवाते हैं वो सभी भी इस पर ले सकते हैं। इसका फायदा सीधा तौर पे मिल सकता है। तो इसमें आखिर होगा क्या? ठीक है, सबसे पहला बात कि 72वीं का एग्जाम होने वाला है, जो आपको जुलाई के आसपास बीपीएससी ने इसका नोटिफिकेशन दिया है कि एग्जाम हो ही जाएगा। इसका कोई ठीक नहीं है बीपीएससी का। तो ये 72, 73 और 73 के लिए प्रमुख रूप से इसको तैयारी किया गया है और इसी के आधार पे हम लोग प्रत्येक दिन इसका क्लास हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो हम टीम के द्वारा इसका क्लास को आगे तक बढ़ाएंगे। फिलहाल मैं इसमें बताने क्या वाला हूँ इसको आप समझिएगा। मैंने जैसा कि आपको दिख रहा होगा थंबनेल में ही, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, यानी जो प्रारंभिक एग्जाम होता है और जो बीच वाला मुख्य परीक्षा होता है और साथ में साक्षात्कार जो होता है वो कैसे होता है और उसमें क्या क्या चीज बातें होती है। पहला एग्जाम के लिए क्या चीज होती है, क्या चीज बातें हैं, दूसरे एग्जाम के लिए कैसे कैसे एग्जाम तक पहुंच पाते हैं, उसके लिए हम बात करेंगे। और फिर लास्ट में जो साक्षात्कार होती है 120 नंबर का, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो कुल मिला के हम सिलेबस का डिटेल सिलेबस देखेंगे, यानी पूर्णतः सिलेबस हम देखने वाले हैं। इस बीपीएससी के बारे में कैसे एग्जाम होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कुल मिला के बोल सकते हैं आप कि इसमें कितने नंबर का पूछा जाएगा, कौन कौन सब्जेक्ट रहेगा, कौन कौन सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ेगा, नहीं कितने तरह के सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, प्रीलिम्स में क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, मेंस में क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, मुख्य परीक्षा मतलब इंटरव्यू के लिए और कैसे तैयारी किया जाएगा, नहीं वो सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, प्रारंभिक परीक्षा में कितना कट ऑफ आते हैं, इसमें नेगेटिव है कि नहीं है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नहीं, कितने पर सिलेक्शन हो जाता है, कितने कट ऑफ आता है, तो उसके बाद मुख्य परीक्षा में बैठ सकता है। और फुल यानी जो सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन हो होता है, वो कितने नंबर तक होता है, ये भी आप लोग के लिए हम चर्चा करेंगे। यानी फुल डिटेल्स हम लोग इसमें समझने वाले हैं। ठीक है ना, और जैसे ही हम इसको डिटेल्स को समझ लेंगे उसके बाद आपको क्या आएगा, इसी चैनल पर आपको एक वीडियो अलग अलग वीडियो आना शुरू हो जाएगा। सिलेबस के आधार पर क्या क्या पढ़ना है इसी में बता देंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको हम बताते जाएंगे। और जैसे जैसे इस चैनल पर वीडियो आते जाएगा आप उसका फायदा उठाते जाइएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपको दिख रहा है पहले से कि यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू एक मास्टर प्लान के रूप में हम तैयार कर रहे हैं और इस सिलेबस को पूर्ण देखेंगे और इसमें एक ऐसी रणनीति तैयार करके हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सिलेक्शन लेना है। अब इसका मतलब हम बीपीएससी का पढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि बीपीएससी का ही सिर्फ इसमें एग्जाम में इसको फायदा हो सकता है। बीपीएससी के साथ साथ बीपीएससी का जो ट्री का एग्जाम होता है, जो टीचर लेवल का एग्जाम होता है, उसका भी फायदा हो सकता है। बिहार दरोगा वाले के लिए भी फायदा होता है, क्योंकि जो बिहार दरोगा का आजकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग इसी लेवल पर जाते जा रहा है। ठीक है, तो हम उसका भी आपको समझदारी देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है ना, इससे भी फायदा आपको मिलेगा। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं इस पे। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहला लिखा हुआ है कि सबसे पहला आप लोग को दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है कि हम लोग ये क्लास कहाँ करने वाले हैं। तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है गोल कैरियर कंपटीशन क्लासेस, यानी इसमें हम लोग जानने वाले हैं और इसी में क्लास करेंगे। गोल कैरियर कंपटीशन क्लासेस ये एक चैनल है, न्यू चैनल है, इस पर हम लोग देखने वाले। इस पर सिर्फ बीपीएससी और दरोगा से रिलेटेड ही वीडियो आएगा या लाइव चलेगा, तो आप लोग को ज्यादा ज्यादा फायदा होगा। और एक ऐसे ज्ञान स्टडी सेंटर चैनल है, तो वो ऑल ओवर के लिए है, लेकिन यहाँ पर ये कंपटीशन वाले के लिए ही चैनल सिर्फ बनाया गया है और इसमें पूर्णतः बीपीएससी का आएगा। ठीक है ना, जो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। फिर लिखा हुआ है बीपीएससी का तैयारी बिल्कुल जीरो से कैसे करें, ये सटीक रणनीति
हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो कैसे तैयारी होगा, किस रूप में तैयारी होगा, वो आपको यहाँ पर कुल मिला के फ्री में आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब फ्री में मिलने का मतलब ये नहीं कि खराब होगा, अच्छा नहीं होगा, ठीक है। जहां पर पैसा देता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन आपको एक फ्री में मिल रहा है और बहुत मजेदार यहाँ पर होने वाला है। बहुत मतलब ऐसे क्षमताओं के साथ हम करने वाले हैं जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। हर सब्जेक्ट को हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ पर एक सटीक रणनीति हम लोग अपनाएंगे और जिससे कि आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है पाठ्यक्रम की विशेषताएं, क्या लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम की विशेषताएं। नहीं, तो इसमें आपको दिया हुआ है कि पाठ्यक्रम की विशेषताएं में हमें क्या क्या पढ़नी है, क्या क्या जाननी है, इसके बारे में हम लोग यहाँ सबसे पहले जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला में कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति का जब हम बात करते हैं तो बिहार के लेवल पे भी हो जाएगा और भारत के लेवल पे भी आ जाएगा। नहीं, कला एवं संस्कृति यानी एक तरह से इसको हम इतिहास के रूप में ही रखते हैं, इतिहास में ही इसको हम रख लेते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको इतिहास में ही हम रख लेते हैं। नहीं, तो ये कला एवं संस्कृति बिहार का भी जानेंगे और भारत का भी। उसके बाद यहाँ इतिहास है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, जो हम भारत का इतिहास जानेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या है लिखा हुआ, भारतीय राज्य व्यवस्था। यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि इंडियन पॉलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यानी भारतीय में, भारत में जो सरकार चलती है वो किस प्रकार से चलती है, कितने तरह की संसदीय व्यवस्था है, यानी कुल मिला के पॉलिटी से सवाल यहाँ पर आने वाले हैं। कितना कितना सवाल आएंगे, ये सब का भी एनालिसिस हम लोग करवाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सभी का हम लोग देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि भारत एवं विश्व का भूगोल। तो भारत का भूगोल को देखना है और साथ साथ विश्व का भूगोल को भी देखना है। यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो कुछ बातें अगर हम ज्योग्राफी का बात करें तो कुछ बातें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पर समझने के बाद आपको भारत में ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। तो साइंस हम लोग तो पढ़वे करेंगे, साइंस में क्या पढ़ेंगे, तो साइंस में जैसे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये विज्ञान के बारे में तो पढ़वे करेंगे, लेकिन विज्ञान टेक्नोलॉजी यानी साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, बहुत ज्यादा है। जैसे रोबोटिक्स हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे और अलग अलग टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो आपको बीपीएससी लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट अफेयर से क्या, करंट अफेयर से उसको जोड़कर पूछा जाता है, ठीक है ना। यानी सीए से जोड़कर उसे पूछा जाता है क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग कैसे पढ़ेंगे उसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है बिहार स्पेशल। क्या लिखा हुआ है, बिहार स्पेशल। इतना समझ में आ रहा है ना, क्या लिखा हुआ है, बिहार स्पेशल, यानी बिहार के बारे में जितना भी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिहार स्पेशल का अलग एक वीडियो बनते जाएगा, प्लेलिस्ट एक बिहार बोर्ड, बिहार स्पेशल का अलग प्लेलिस्ट बनेगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अलग प्लेलिस्ट बनेगा, भारत एवं विश्व का भूगोल का एक अलग प्लेलिस्ट बनेगा। यानी सभी का एक सीक्वेंस बाय आपको वीडियो आपको मिलता जाएगा, जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद क्या लिखा है, रीजनिंग। नहीं, यानी रीजनिंग हम पढ़ेंगे कि बीपीएससी में रीजनिंग और मैथ का कितना वैल्यू है। तो ध्यान समझो, जब हम रीजनिंग और मैथ का जब वैल्यू करते हैं तो लगभग 10 क्वेश्चन आता है, यानी 150 में 10 क्वेश्चन, यानी प्रारंभिक एग्जाम में 10 क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आता है। तो आप अगर इसको छोड़ भी देंगे ना तो भी काम चल सकता है, इसको रीजनिंग और मैथ को तो छोड़ भी देंगे तो भी चल सकता है, क्योंकि बाकी सब आपको कवर कर देगा। यानी 150 नंबर का अगर पूछता है तो उसमें अगर 10 नंबर छोड़ देते हैं, 140 का बनाते हैं तो कवर हो जाएगा ना, क्योंकि आपको कट ऑफ चाहिए कितना है, प्रारंभिक एग्जाम के लिए चाहिए। तो इसको आप छोड़ भी देंगे तो चल सकता है, लेकिन फिर भी जो जो चैप्टर महत्वपूर्ण है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आपको पढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि आपको ज्यादा ज्यादा बेनिफिट हो सके। समझ गए क्या आपने, तो यहां पर समझिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, एस्थेटिक्स डीआई के बारे में बात करें, एस्थेटिक्स प्लस डीआई। अब एस्थेटिक्स और डीआई का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। यानी इसका मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि आंकड़ा के बारे में बात कर रहे हैं, आंकड़ा के बारे में बात करें, किसकी आंकड़ा के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे, जैसे माध्य होते हैं, नहीं बहुलक होते हैं, माध्यम होते हैं,
ये सब जो एक आंकड़ा तय करता है उसके बारे में यहाँ पर एक सेट किया जाता है। तो ये उस लेवल का हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स। समझ में आ रहा है? तो आपको जब हम लोग इस पर जाएंगे तो आप लोगों को समझ में उस समय आएगा, ठीक है ना। तो उसको हम गहराई से हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है? तो ये हम लोग देख लिए कि ये साइंस है, ये साइंस फैकल्टी से है। और हमारे जो अगर बीपीएससी के अगर सिलेबस में अगर बात बोलेंगे तो साइंस का एक अहम रोल है। लगभग 30 नंबर क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है। नहीं, प्रारंभिक एग्जाम में लगभग 30 नंबर क्वेश्चन ये साइंस से पूछा जाता है। और जो एक साइंस जो नहीं पढ़ के जाएगा तो हो सकता है उस पास भी ना हो। तो साइंस एक अहम रोल निभाता है बीपीएससी के एग्जाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें इसको निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि साइंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम इसको, और ये जो साइंस जो होता है ना, वो आपको मैट्रिक स्तरीय क्वेश्चन ही रहता है। लेकिन हाँ, इसलिए थोड़ा सा भारी हो जाता है, क्योंकि इसको करंट अफेयर से जोड़ देता है तो लगता है कि भारी हो गया, ठीक है ना, लेकिन है नहीं। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय संबंध, जिसको हम आईआर बोलते हैं। नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन, उसका जब हम बात करते हैं तो इसमें करंट अफेयर से जोड़कर ही पूछा जाता है अलग अलग। जैसे अभी युद्ध चल रहा है, बहुत सारे मिडिल ईस्ट में अभी युद्ध चल रहा है। किस तरह का युद्ध चल रहा है आप लोगों को पता ही होगा। नहीं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल निभा देता है हमारे बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में। और करंट अफेयर से जोड़ के तो कुछ भी करेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। नहीं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात को। तो इसके बारे में हम लोग करंट अफेयर्स को साथ में हम लेकर चलेंगे, करंट अफेयर्स को साथ में लेकर चलेंगे। यानी या तो करंट अफेयर्स का क्या होगा कि साप्ताहिक साप्ताहिक इसका वीडियो आएगा जो पूरा सप्ताह का एनालिसिस होगा उसमें, ऐसा हो सकता है। तो जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा तो रणनीति उसी हिसाब से बनते जाएगा कि कौन सा वीडियो डला रहा है, कौन सा वीडियो नहीं आ रहा है अभी, ठीक है ना। तो आप लोग देखते जाइए, करंट अफेयर्स को हम साथ में ही लेकर चलना है, जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर निबंध है। नहीं, तो बीपीएससी के एग्जाम में एक निबंध भी बहुत अहम रोल निभाता है, जो कहीं ना कहीं 300 नंबर का होता है। निबंध कितने नंबर का होता है? 300 नंबर का होता है, जो प्रारंभिक एग्जाम के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हाँ, निबंध जो है मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण निभाता है। तो मुख्य परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा अगर बोल सकते हैं कि निबंध योगदान निभाता है, यानी फाइनल रिजल्ट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात बोलेंगे, यहाँ लिखा हुआ है मंथली मैगजीन एवं अन्य रिसोर्सेज, यानी कुल मिला के ये बात कर रहा है करंट अफेयर्स के लिए। नहीं, तो करंट अफेयर्स के लिए आप चाहे तो मंथली मैगजीन लेकर भी पढ़ सकते हैं, और साथ साथ अन्य रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज आता है, जैसे पेपर भी हो गया। नहीं, तो पेपर आप उतना नहीं पढ़ पाएंगे, या तो साप्ताहिक वाला आप साप्ताहिक वाला रिपोर्ट पढ़ लीजिए, अलग अलग योजना आता है, नहीं, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम करंट अफेयर्स को हम लाएंगे, नहीं, बीपीएससी लेवल का करंट अफेयर्स लाएंगे कि किस तरह का पूछता है। तो आप अगर पेपर में क्या होता है कि पेपर जो लेते हैं, दिनचर्या वाला पेपर जो लेते हैं, उसमें पेपर में सभी न्यूज कामयाबी नहीं होता है। एक ही पेज जो होता है, लास्ट के जो सेकंड वाला पेज होता है, वो लगभग कामयाबी होता है, लेकिन बाकी सब कामयाबी नहीं होता, तो सभी को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है प्रीलिम्स पीवाई की, नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मेंस की पीवाई क्वेश्चन। यानी हम पढ़ते पढ़ते साथ में हम क्या देखेंगे? प्रीलिम्स क्वेश्चन भी देखेंगे और मेंस क्वेश्चन भी देखेंगे, किस तरह के पढ़ाया जाता है, नहीं, किस तरह का पूछा जाता है क्वेश्चन उसको। तो जैसे जैसे हम टॉपिक देखेंगे ना, टॉपिक जैसे ही खत्म होगा तो टॉपिक के साथ हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन संभावना है कि बन सकता है। तो उस टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखते जाएंगे। उसके बाद अगर जब हम बात करते हैं ना बीपीएससी का पाठ्यक्रम में, तो ये पाठ्यक्रम यानी सिलेबस एक व्यापक सिलेबस है, एक बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर देखते हैं तो लगता नहीं कि उतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन इसमें बहुत सारे चीज पूछा जाता है, जैसे कि आप लोग को सामने दिख रहा होगा, बहुत सारे चीजें हैं जो आपको देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, यानी किसके लिए बोला कि मेंस के लिए। जब आप पढ़ेंगे ना तो मेंस के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्या चीज? लेखन अभ्यास। लेखन आपका शैली कैसी है, लिखने की तरीका क्या है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किस एग्जाम के लिए? मुख्य परीक्षा के लिए। जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएगा तो तक नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा ही। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लिखना ही पड़ेगा। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने के लिए लगभग 6 मिनट मिलेगा, नहीं, तो प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने के लिए 6 मिनट में बहुत रफ्तार से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं, यानी बहुत
तेजी से स्पीड आपका चाहिए, लिखने की स्पीड भी बहुत खतरनाक होनी चाहिए, तो ही आप लिख पाइएगा, ठीक है ना। तो कब लिख पाएंगे, तो जब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं आप। अब देखिए यहां पर आप लोग को दिख रहा होगा कि ये क्या है, जैसे कि लिखा हुआ है कि बीपीएससी एग्जाम में, बीपीएससी परीक्षा क्या है, सबसे पहला यहां पर क्या है कि बीपीएससी परीक्षा क्या है। बीपीएससी परीक्षा क्या है, नहीं, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा बीपीएससी परीक्षा क्या है। तो लिखा हुआ है कि बीपीएससी परीक्षा बिहार राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, जिसे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। अब कहने का मतलब ये क्या है, बोल रहा है कि बीपीएससी परीक्षा बिहार राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा, बिल्कुल सही बात है। यानी यूपीएससी के बाद, यूपीएससी क्या हो गया, ऑल ओवर इंडिया के लिए हो गया, लेकिन अगर बीपीएससी हो गया तो बिहार लेवल। उसी प्रकार से अलग अलग स्टेट के लिए पीसीएस एग्जाम होती है, जो एक बीपीएससी भी बिहार लेवल का हो जाएगा, नहीं। तो इसमें बिहार लोक सेवा आयोग में, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। कुल मिला के इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाता है, तो बीपीएससी करवाता है, यानी बिहार लोक सेवा आयोग के रूप में मुख्य रूप से किया जाता है। इसमें सफलता प्राप्त कर उम्मीदवार प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन के तौर पर ये बनते हैं, जो मुख्य पदाधिकारी के रूप में बनते हैं, और बहुत सारी जिम्मेदारियां इनको दी जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में एसडीएम, नहीं, क्या होते हैं एसडीएम, जैसे डीएसपी, बीडीओ, नहीं, ब्लॉक लेवल के जो होते हैं, इत्यादि बहुत सारे चीज बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने सभी सभी लिखे कि कौन कौन सा पद होते हैं, लगभग बीपीएससी में कितने पद होते हैं, वो आपको यहाँ पर हमने दर्शाया है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि बिहार सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं उसमें कुछ प्रमुख सेवाएं निम्नलिखित है। कहने का मतलब लगभग हम सभी पद को लिख दिए हैं जो बीपीएससी से चयन होता है, रैंक के आधार पर, कौन कौन सा चयन हो सकता है उसको। अब इसमें चयन कैसे होता है, तो थोड़ा सा प्रक्रिया पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद अलग अलग हम बता देंगे कौन कौन सा पद है। इसमें चयन क्या होता है कि रैंक के आधार पर होता है। क्या होता है, रैंक के आधार पर होता है, ठीक है ना। अगर सबसे अच्छा रैंक रहा और सबसे पहला ऑप्शन में आप भर दिए एसडीएम, क्या भर दिए है एसडीएम, तो आपको एसडीएम मिल जाएगा, नहीं, क्या मिल जाएगा, एसडीएम मिल जाएगा, बिहार प्रशासनिक सेवा के रूप में। यानी बीपीएससी लेवल में सबसे बड़ा पद जो होता है वो एसडीएम का ही पद होता है, ठीक है ना। तो सबसे अगर अच्छा रैंक है, सबसे अच्छा रैंक है, तो आपको बीपीएससी एग्जाम के लिए, एग्जाम में जो कंडक्ट होने के बाद जो मिलेगा पद, वो एसडीएम आराम से मिल जाएगा। आप उस परीक्षा में, नहीं, डीएफ में अगर आप भरे हुए हैं पहला नंबर, तो आपको सबसे पहले यही मिलेगा अगर रैंक सही होगा तो। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन आपका रैंक अच्छा है और आप उस डीएफ में भर दिए हैं डीएसपी, क्या भर दिए हैं डीएसपी, लेकिन आप उसको बाद में आपको चाहिए डीएस एसडीएम वाला भी रैंक आ गया, तो आप एसडीएम चाहोगे तो एसडीएम वाला पद नहीं ले सकते हो, एसडीएम वाला पद नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपका अच्छा रैंक है, एसडीएम वाला पद लिखे हैं और आपको चाहिए डीएसपी, तो आप डीएसपी ले सकते हैं, आप डीएसपी चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि मतलब ज्यादा आ गया है तो कम वाला चॉइस कर सकते हैं, लेकिन कम आया है तो ज्यादा वाला चॉइस नहीं कर सकते हैं। तो कैटेगराइज है, रैंक के आधार पर आपको पद दिया जाता है, नहीं, अगर अच्छे रैंक नहीं होता है तो उनके अनुसार से मिलता है, बीपीएससी आयोग के अनुसार से ही मिलता है पद। तो सबसे पहला कि बिहार प्रशासनिक सेवा, यानी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको एसडीएम के नाम से बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है पुलिस उपाधीक्षक, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी जिसको डीवाईएसपी बोला जाता है या डीएसपी भी बोल देते हैं, ठीक है, बिहार लेवल पे या अलग अलग लेवल, सब राज्य का अलग अलग डीएसपी होता है, डीएसपी ऑफ पंजाब, डीएसपी ऑफ हरियाणा, सब अलग अलग में होता है। उसके बाद लिखा हुआ जिला समादेष्ट, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। अब डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कौन होता है, तो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जो होता है वो जिला स्तर पर होमगार्ड का सबसे उच्च अधिकारी होता है। होमगार्ड को एक तरह से नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इन्हीं के अंदर संचालित किया जाता है, देखभाल किया जाता है होमगार्ड को, ठीक है ना। पूरा निर्दिष्ट किसके अंदर होता है, तो बोल सकते हो इसी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के अंतर्गत होता है, होमगार्ड को पूरा आदेश मिलता है होमगार्ड को, ठीक है। तो होमगार्ड का पूरा जो कार्यभार है किसके ऊपर आता है, बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। उसके बाद है
अग्निशमन पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर एक ऐसी ऑफिसर है, यानी जिला के स्तर पर ही एक ऑफिसर होता है जो डीएम के जस्ट नीचे होता है। डीएम के क्या होता है, नीचे होता है। इसका काम क्या है, तो जो आपदा से जुड़े हुए मामला जैसे आगजनी हो गया नहीं कहीं इलाका में, तो उसका क्या लेगा, जायजा लेगा और वहां पे आग बुझाने का भी काम करवाएगा। नहीं, यानी कुल मिला के जो एक तरह से आप बोल सकते हो कि फायर डिपार्टमेंट का सबसे उच्च पदाधिकारी ये होता है। फायर डिपार्टमेंट का सबसे उच्च पदाधिकारी होता है, जो कुल रूप में आप बोल सकते हो जिला के स्तर पर जो आग से बचाव, आगजनी से बचाव का काम करता है, या कुल मिला के आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए मामला जितना भी घटना होते हैं ना, तो ये इसके अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा है, यानी डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर के अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद है जेल सुपरिटेंडेंट, यानी एक तरह से बोल सकते हो, एक तरह से क्या बोल सकते हो, यानी जेल अधीक्षक इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, जेल अधीक्षक बोला जाता है। जेल अधीक्षक यानी ये जेल का सबसे हेड ऑफिसर होता है। जेलर का सबसे हेड ऑफिसर होता है और इसके निर्दिष्ट में वो कहीं ना कहीं काम करता है। समझ में आना, यानी कुल मिला के जेल विभाग का सबसे वरिष्ठतम पदाधिकारी होता है, ये बोल सकते हो, जेल सुपरिटेंडेंट। उसके बाद बोल रहा है स्टेट असिस्टेंट कमिश्नर। स्टेट असिस्टेंट कमिश्नर कौन होता है, तो एक तरह से बोल सकते हो ये वाणिज्य कर विभाग का एक वरिष्ठ पदाधिकारी है। वाणिज्य कर विभाग का एक सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी, यानी सबसे उच्चतम सर्वोत्तम पद इसका होता है। इसकी जिम्मेदारी क्या है, तो इसका जिम्मेदारी है ऑडिट करना, नहीं परीक्षण करना, निरीक्षण करना, और कुल मिला के एक तरह से बोल सकते हो कि टैक्स वसूली यानी रिकवरी का आदेश देता है। ये क्या करता है, सिर्फ आदेश देने का काम करता है, यानी इसके निरीक्षण में ही वसूली किया जाएगा। ठीक है ना, या जैसे व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन करवाना, नहीं तो ये कहीं ना कहीं किसके अंतर्गत आता है, तो बोल सकते हो कि स्टेट असिस्टेंट कमिश्नर के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। उसके बाद है सब इलेक्शन ऑफिसर। ये भी अगर चुनाव का बारे में बात करेंगे तो ये जिला स्तर पर सबसे उच्च पदाधिकारी होता है। क्या होता है, जिला स्तर पर सबसे उच्च पदाधिकारी होता है, और ये अनुमंडल स्तर पर इसे चुनाव को देखभाल करने का काम करता है। अनुमंडल स्तर पर ये सबसे बड़ा संचालन करता है, चुनाव स्तर का करवाता है। तो सबसे जिला स्तर पर सबसे अगर चुनाव में जो इलेक्शन कमीशन में जो होता है सबसे बड़ा ऑफिसर, इसी को बनाया जाता है सब इलेक्शन ऑफिसर के रूप में इसको दिया जाता है। यह अनुमंडल में सुचारू रूप से संचालित करवाता है क्या चीज, इलेक्शन का प्रक्रिया, चुनाव का प्रक्रिया का सुचारू रूप से संचालन करवाता है, जो मुख्य रोल इसका होता है। इसी तरह से सभी लगभग अलग अलग जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे थोड़ा सा ग्रेड के रूप में बढ़ता जा रहा है। नहीं, कहने का मतलब कम रैंक के अनुसार से इस सब का पद शामिल किया गया है। तो इस तरह से लगभग 23 से 24 पद है। नहीं, जैसे सब रजिस्ट्रार होता है, लेबर सुपरिटेंडेंट होता है, यानी जो गांव लेवल पर स्तर पर होता है उसका सबसे बड़ा हेड कौन होता है, जिला स्तर पर सबसे बड़ा हेड कौन होता है, तो लेबर सुपरिटेंडेंट होता है। उसका डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होता है। इसी तरह लगभग 23 गो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए 11वां में है प्रोबेशन अधिकारी, नहीं प्रोबेशन ऑफिसर। उसके बाद 12 है सहायक निबंधक सहायक समिति। उसके बाद यहाँ पर सहायक निदेशक दिव्यांग यानी असिस्टेंट डायरेक्टर डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट डायरेक्शन, यानी दिव्यांग जनों के लिए जो ऑफिसर होता है वो सभी के लिए है। नहीं, उसका गन्ना अधिकारी है, शुगर कैन ऑफिसर जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं। बिहार शिक्षा सेवा, बिहार एजुकेशन सर्विस के लिए होता है, नहीं बीएस के लिए होता है। उसका सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, नहीं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। यानी कुल मिला के जितना भी है ना, यहाँ देखो एगो रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ है, राजस्व पदाधिकारी रेवेन्यू एक तरह से कलेक्ट करने का काम करवाता है, सप्लाई इंस्पेक्टर है। यानी कुल मिलाकर जितना भी है ना बीओ सीओ यही सब आता है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर पंचायत लेवल पर विकास पदाधिकारी ये क्या हो जाएगा, बीओ बीडीओ, ठीक है ना, विकास पदाधिकारी, नहीं ब्लॉक ग्रामीण विकास पदाधिकारी, एक तरह से ये आपको देखने वाला वीडियो। तो आपको ध्यान रखना है ये वीडियो हो जाएगा एक तरह से रूरल क्षेत्र के आ जाएगा। नहीं तो ये लगभग 22-23 या 23-24, कभी 23-24 इस तरह से आता रहता है। इसमें लगभग इतना पद है, इतना समझ में आ गया कि कितना पद है।
तो ये कैसे मिलता है, तो रैंक के आधार पर मिलता है, कैसा रैंक है उसके आधार पर। आप चॉइस इसमें से कुछ भी आप सबसे, जो आप चॉइस सबसे ऊपर करेंगे ना और अच्छा रैंक रहेगा वही आपको मिलेगा। उससे नीचे वाला रैंक ले सकते, उससे ऊपर वाला नहीं ले सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर अगर गौर से देखिए तो लिखा क्या है, बीपीएससी परीक्षा के चरण, क्या लिखा है यहाँ पर, बीपीएससी परीक्षा के चरण। अब इसमें कितने चरण हैं तो आप लोग को यह भी पता होगा कि कितने चरण हैं यहाँ पर। तो बीपीएससी परीक्षा के चरण, बीपीएससी परीक्षा के 3 चरण होते हैं, यानी सिविल सेवा परीक्षा में 3 क्रमिक रूप से चरण होते हैं, जो आप लोग को दिख रहा होगा। तो पहला चरण में क्या है, तो पहला चरण में होता है प्रारंभिक परीक्षा, यानी सबसे पहला एग्जाम जो होता है उसको बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, या उसी को प्रीलिम्स बोला जाता है। क्या होता है, प्रीलिम्स एग्जाम बोला जाता है। और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्न कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ स्वरूप का होता है, जो लगभग कितने अंक के होते हैं, 150 अंक के होते हैं, यानी 150 अंक के होते हैं। और इस परीक्षा का उद्देश्य केवल स्क्रीनिंग टेस्ट करना है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब होता है कि आप सिर्फ क्वालिफिकेशन नेचर का है, ये सिर्फ अगर पहला चरण अगर क्वालिफाई कर गए हैं तो अभी आप दूसरा चरण में बैठ सकते हैं। तो सिर्फ इसका स्क्रीन टेस्ट किया जाता है, इसके अंक फाइनल मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाता है। कुल मिला के प्रारंभिक एग्जाम जो है वो मुख्य परीक्षा के दरवाजा तक पहुंचने के लिए है, ठीक है ना। इसका जो नंबर है वो फाइनल कटअप में नहीं जुड़ता है। तो इसका मतलब हो गया कि 150 का जो अंक है वो उसमें जितना आपको कटअप चाहिए ना उसके आसपास आप ले आइए, ज्यादा पढ़ने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। मुख्य रूप से इसका जरूरत ज्यादा है, इसका ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। तो चलिए पहला आप समझ लीजिए कि पहला में परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा होता है, जो वस्तुनिष्ठ नेचर का प्रश्न होता है, एमसीक्यू वाला होता है एग्जाम, जो 150 अंकों का होता है। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 मार्क्स का होता है, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का ही होता है, कुल मिला के 150 अंक का होता है। दूसरा चरण का जब हम बात करते हैं, दूसरा चरण को बोलते हैं मुख्य परीक्षा, यानी लिखित एग्जाम के रूप में ये दिया जाता है। और लिखित एग्जाम जो होता है कितने का अंक होता है, 900 अंकों का होता है। कितना, 900 का अंक का होता है कुल मिला के। तो ये प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते हैं वही विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। इतना समझ रहे हैं कि नहीं बैठा। और ये कितने अंक के होते हैं, तो 900 अंकों के होते हैं, ठीक है ना। ये 900 अंकों में कौन कौन चीज आते हैं इसके बारे में हम लोग आगे बात चर्चा करेंगे। तीसरा चरण क्या है, जब मुख्य परीक्षा में जो सम्मिलित हो जाता है उन्हीं को बुलाया जाता है, यानी इनसे जो पास होता है। तीसरा के लिए साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए जो होता है वो 120 अंक होते हैं, इसमें बीपीएससी में। और ये मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो जो मुख्य परीक्षा में सफल होते हैं उसी को इनवाइट किया जाता है, उन्हीं को मिलता है, उन्हीं को बुलाया जाता है, किसमें, इंटरव्यू के लिए। समझ में आ रहा है कि ना। तो चलिए ये तीसरा चरण, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण के रूप में जान लिए कि पहला चरण प्रारंभिक एग्जाम के लिए होता है, दूसरा चरण मुख्य परीक्षा को कहा जाता है, और तीसरा चरण जो होता है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के रूप में कहा जाता है। तो आगे देखिए, आप ध्यान समझिएगा। आगे क्या है देखिए, बीपीएससी पाठ्यक्रम के संबंधित बिंदु। अब इसमें जैसे मैंने पहला चरण में पहला परीक्षा देखा, प्रारंभिक परीक्षा होता है जिसे हम पीटी कहते हैं, शॉर्टकट में से क्या कहता है, पीटी कहा जाता है, या प्रीलिम्स टेस्ट इसको कहा जाता है, नहीं फुल फॉर्म के आधार पे। तो प्रारंभिक परीक्षा, आप देखो प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है, तो कितना क्वेश्चन होता है, तो लगभग टोटल क्वेश्चन 150 होगा। कितना क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होगा। और 150 के लिए सभी के लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा। समझ में आ रहा है कि ना। उसके बाद यहाँ पर लिखा है टोटल मार्क्स। ये टोटल मार्क्स जो है तो 150 क्वेश्चन था, 150 मार्क्स जो क्वालिफाई नेचर के सिर्फ होते हैं। क्या होते हैं, क्वालिफाई नेचर के होते हैं। उसके बाद इस प्रारंभिक एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया। जो पहले एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग ना, 2-3 साल से नेगेटिव मार्क रखा गया है, लगभग हमको लगता है 69 से रखा गया नेगेटिव मार्क। उससे पहले नेगेटिव मार्क नहीं था इसमें, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव मार्क पहले 1/4 रखा था, फिर 1/3 करा, तो 1/3 किया गया, यानी 1/3, ठीक है ना। यानी 3 गो गलती पर 1 नंबर कटेगा। तीनों गलती पर कितना नंबर कटेगा,
1 नंबर कटेगा। अगर इसको पॉइंट में लाएंगे तो 0.33 अंक कटेगा, ठीक है ना। यानी 3 गलती पर 1 नंबर कटा नहीं, तो 1 गलती पर कितना कटेगा, तो 0.33 अंक कटेगा। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो परीक्षा है ना, इस परीक्षा में आपको 2 घंटा मिलता है। कितना घंटा मिलता है, 2 घंटा। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 घंटा मिलता है, यानी 120 मिनट मिलता है। कितने मिनट मिलता है, 120 मिनट मिलता है। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन को हल करना पड़ता है। अब देखिए कट ऑफ का जब हम बात करते हैं, तो अभी कट ऑफ जो आता है ना, वो 85 से 100 के बीच में आता है कट ऑफ। कितना आता है, 85 से 100। आपको लाइव हम इसमें दिखा देंगे, पूरा एनालिसिस करके हम लाए हैं इस वीडियो को कि जो आपको समझ में आ जाए। अभी हम शॉर्ट में दिखा रहे हैं कि 85 से, यानी इसी के बीच में ही आता है। और अलग अलग कैटेगरी वाइज इसका कट ऑफ आता है, तो आपको देखने को यहाँ मिलेगा, यानी 85 से 100। जो पहले ज्यादा नेगेटिव नहीं था, जब नेगेटिव नहीं था उससे पहले ये 100 से ऊपर जाता था। 100 से ऊपर जाता था, किसका, सामान्य वर्ग का लगभग ऊपर जाता था, जिससे कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता था। नहीं तो जैसे मान लो कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो जो नहीं पढ़ते थे वो भी तुक्का लगा देते थे। अब तुक्का लगाने के कारण वो भी हो जाता था, लेकिन मुख्य परीक्षा आ जाता था, क्या हो जाता था, हट जाता था, यानी छटा जाता था। इतना समझ में आ रहा है कि ना। चलिए बहुत अच्छा। इतना समझ में आ रहा है प्रारंभिक परीक्षा में कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने नेगेटिव मार्क होते हैं, और लगभग कितने कट ऑफ इसके आसपास आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर लिखा है प्रारंभिक प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। ठीक है ना, क्या लिखा, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो अब इस प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जो हमने दे रहा है यहाँ पे, ये आपको सिलेबस में पहले से लिखा हुआ है। जो आप गूगल करोगे तो उस पर भी यही सेम चीज मिल जाएगा। लेकिन जितना आसान से लिखा हुआ ना, उतना आसान से है नहीं वास्तव में। हम भी उतना ही आसान से लिख दिए, लेकिन इतना आसान है नहीं जितना आसान मैंने बोल रहा है यहाँ पर। ये आगे आपको दिख जाएगा। सबसे पहला तो सबसे पहला लिखा हुआ सामान्य विज्ञान। जब हम सामान्य विज्ञान बोल दिया, तो कहने का मतलब कि क्लास टेंथ तक का सामान्य विज्ञान देखने को यहाँ पर मिलेगा, जो यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये क्लास 10 तक का सामान्य विज्ञान, यानी कहने का मतलब तीनों सब्जेक्ट से अलग अलग, नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट से देखने को मिलेगा। उसका तीसरा है कि राष्ट्रीय, यानी राष्ट्र के स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी करंट अफेयर्स। क्या बोल रहा है कि भारतीय, यानी जो राष्ट्र के स्तर पर या इंटरनेशनल स्तर पर जो करंट अफेयर से जुड़े मामले हैं, उसके बारे में चर्चा करना। और ये किससे रिलेटेड करना, कोरिलेट करना, जैसे इकोनॉमिक्स से कोरिलेटेड करना, नहीं, इतिहास से, हिस्ट्री से कोरिलेट करना आ सकता है, नहीं, भूगोल से रिलेटेड करना, यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड करना। इस तरह के आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। तो ये कोरिलेट कैसे करेंगे, तो करंट अफेयर्स जो है वो हम अलग अलग जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उससे कोरिलेटेड करना पड़ेगा। उसके बाद है कि तीसरा में भारत का इतिहास है। क्या है, भारत का हिस्ट्री है। भारत के इतिहास के साथ साथ बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषता है। भारत के इतिहास तथा बिहार के इतिहास, ये सभी को हमको देखना है, ठीक है ना। और भारत के इतिहास जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इसको सबसे महत्वपूर्ण आता है। अब अगर हम जब भारत का इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो इतिहास में सबसे ज्यादा अगर इसका वेटेज है तो किसका, कौन सा, तो बोलोगे आधुनिक इतिहास का। आधुनिक इतिहास का सबसे ज्यादा वेटेड है। आधुनिक इतिहास का सबसे ज्यादा वेटेज है। तो हम आगे जो बताएंगे ना, आधुनिक इतिहास पढ़ाएंगे तो सब मतलब प्राचीन इतिहास भी, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज किसका, आधुनिक इतिहास बहुत ज्यादा पूछता है। तो आप उतना उसमें समय बर्बाद नहीं करोगे जैसे प्राचीन इतिहास में या बाबर अकबरों में, ये ज्यादा बर्बाद आप नहीं करने वाले हो, क्योंकि आधुनिक इतिहास कूट कूट के उसमें भरा रहता है। समझ में आ रहा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव प्रभाव तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां। कहने का मतलब सामान्य भूगोल का यहाँ पर मतलब होगा कि भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल के साथ साथ अगर बोल दोगे तो विश्व का भूगोल भी।
और साथ में बिहार का प्रमुख भौगोलिक स्थान के बारे में बात कर रहा है, और इसकी बहुत सभी महत्वपूर्ण नदियां हैं। कुल मिला के भूगोल का प्राकृतिक के बारे में हम जानेंगे, पर्वतीय के बारे में जानेंगे, पहाड़ के बारे में जानेंगे, पठार के बारे में जानेंगे, नहीं मैदानी क्षेत्र के बारे में जानेंगे, सागर के बारे में जानेंगे, महासागर के बारे में जानेंगे। तो कुल मिला के ये सब यहाँ पर दिया गया है। जितना आसान शब्दों में लिखा उतना आसान शब्दों में है नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज मैं बोल भी दिया इसमें, ठीक है ना, जो वो सब रहेगा। तो जितना आसान शब्दों में लिखा उतना आसान शब्द है नहीं, जब पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा विख्यात होते जाएगा। अगला है कि भारत की राज्य व्यवस्था, नहीं भारत की राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में बात कर रहा है, और इसका आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमिक, यानी इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन पॉलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, कुल मिलाकर। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, यानी जो हमारा देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद से जो बिहार की अर्थव्यवस्था है उसमें किस तरह के बदलाव आए, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इतना समझ रहे हैं ना, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान क्या है। तो जो भारत में अलग अलग आंदोलन हुए, महात्मा गांधी के द्वारा हुए और भी बहुत सारे लोगों के द्वारा, जिसमें महात्मा गांधी अहम रोल थे, और जो भारत में आंदोलन हुए उसमें बिहार का योगदान किस तरह का रहा, बिहार का योगदान कैसा रहा, कौन से लोग ज्यादा योगदान निभाए, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या लिखा, सामान्य मानसिक योगदान को जांचने वाले प्रश्न रहेगा। यानी कुछ मिला के आप बोल सकते हो कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग ये सब रहेगा, जो एक तरह से मानसिक को जांचने के लिए रहता है। अब मैंने बता ही दिया है कि ये 10 नंबर का लगभग हर साल पूछा जाता है, लगभग 10 नंबर का ही पूछा जाता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो इसको आप नहीं पढ़ेंगे तो चल सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो चैप्टर बताया जाएगा जो चैप्टर ऐसा पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो इतना समझ गया आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा ना, तो एक बार देख लीजिए, फिर से उसको देख कर स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप। अब यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा क्या एनालिसिस। अब यहाँ पर हम कौन साल क्वेश्चन आया इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा, प्रारंभिक परीक्षा एनालिसिस, यानी प्रारंभिक परीक्षा को जब हम एनालिसिस किए हैं, पहला पीटी एग्जाम किया, एनालिसिस किया कई सालों का, तो हमें पता चला कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है, किस टॉपिक का ज्यादा वेटेज है, इसके आधार पर अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा फायदा होगा। ये ना कि हम समुद्र उपच रहे हैं, पता चल रहा है कि कभी उपछाएगा ही नहीं, नहीं, तो हमें समुद्र उपचने की जरूरत नहीं है। हमें एक सटीक रणनीति रहना चाहिए कि हमें क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज जरूरी है, उसी चीज को हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको समझ में आते जाएगा कि क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिया है, अगर आपको आप दिख रहे हैं तो यहाँ पर लिए हैं 60वीं और 62वीं परीक्षा का एग्जाम 2017 में हुआ था जो, और 63वीं परीक्षा 2018 में हुआ था, 64वीं परीक्षा 2018 में, फिर 65वीं परीक्षा 2019 में हुआ था, ये 19 होगा, ठीक है ना। 66वीं, फिर 2020 में 67वीं, 2022 में, 21 में हुआ नहीं क्योंकि कोरोना पेंडेमिक आ गया था। 68वीं एग्जाम जो हुआ था, 68वीं बीपीएससी, वो 2023 में, 69वीं 2023 में, यानी 68वीं 69वीं 2023 23 में हो गया। ये सिलेबस क्या होता है, आगे पीछे हो जाता है, सॉरी, जो पैटर्न परीक्षा का जो होता है आगे पीछे हो जाने से, एक साल में अगर नहीं होगा तो आगे पीछे होने लगता है। 70वीं एग्जाम जो होता है 2024 में, और 25 में जो है 71वीं एग्जाम हुआ है, और 26 में होने वाला है जो जुलाई में होगा, ठीक है। तो इस सब का जब हम एनालिसिस निकाले हैं तो हमें एक अलग तरह से सब सब्जेक्ट का अलग अलग देखे, जैसे इतिहास का अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें खास करके हम लिखे क्या है, ध्यान से देखिए। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 60 से 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं, 68वीं, 69वीं, 70वीं और 71वीं प्रारंभिक परीक्षा में विभिन्न विषयों से पूछे गए प्रश्नों का संख्या किस प्रकार है, ये देखिए ध्यान से। तो सबसे पहला इतिहास में अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहला प्राचीन भारत का अगर देखते हैं, प्राचीन इतिहास का, प्राचीन भारत में, तो
देखो 60-62 में कितना क्वेश्चन पूछा गया, तो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, 4 वो क्वेश्चन पूछा गया। और 63 में 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, यानी 9 क्वेश्चन पूछा गया, 1 नंबर का वो क्वेश्चन है। उसका देखो 64वीं में प्राचीन भारत से 3 वो क्वेश्चन पूछा गया, 65वीं में 4, 20 में 4, फिर 22 में 3, फिर 23 में 5, फिर 23 में 6, फिर 24 में 4 और फिर 7। एक ही बार 9 को क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन देखो 69 में 6, 70 में 4 और 71 में 7, कुल मिला के अगर देखते हो तो इससे इससे कितना क्वेश्चन आ रहा है, कुल मिला के मान लो 7, मान लो 7 7 मान लेते हैं, 7 नहीं होगा अगर एवरेज देखोगे तो। उसके बाद मध्यकालीन भारत से अगर देखोगे तो मध्यकालीन भारत से देखो 4 5 5 5 अलग अलग में है, 3 6 6 3 4 3 नहीं। तो अब देखो यहां से देखो 3 4 3 नहीं, 3 4 3 साल पिछला 3 साल से 3 4 3 4 करके पूछ रहा, यानी कुल मिला के इससे 3 नंबर अगर ले लो तो 10, अगर थोड़ा सा और बढ़ा लो तो 11 12 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, 11 12 नहीं हो जाता ना, या 10 ले सकते हो। तो प्राचीन इतिहास से अब मध्यकालीन भारत का इतिहास से अगर मिला लेते हो तो कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 10 से 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है नहीं। लेकिन अगर आप आधुनिक भारत का इतिहास देखो, आधुनिक भारत का इतिहास और उसमें बिहार का इतिहास जोड़ दोगे तो कितना नंबर का क्वेश्चन देखो, 60 से 62वीं एग्जाम में जो पूछा गया था 25 वो क्वेश्चन पूछा गया, कितना क्वेश्चन पूछा गया था, 25 क्वेश्चन पूछा। उसका 63 में 17, एक के बार सीधा गिरा, 23 18 18 19 15 14 14 16 नहीं। अब देखो यहां पर अगर तुम लेते हो तो 16 17 आप आराम से ले सकते हो, कितना 16 17 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, 16 17 तो हम ले ही सकते हैं। यानी इस अगर प्राचीन और मध्यकालीन का सिर्फ जोड़ रहे हैं तो 10 को क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये अकेला आधुनिक भारत से आधुनिक इतिहास से 17 को क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बेहतरीन पढ़ने में तो यही ज्यादा है, नहीं हम ये नहीं करें कि उसको पढ़ना नहीं है, लेकिन पढ़ना है, लेकिन उतना ही पढ़ना है जितना हमको जरूरत है। उसमें कौन सा टॉपिक अहम रोल निभाएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब उसमें जैसे गुप्त शासक हो गया ना, उसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी प्राचीन इतिहास में एक दो ही टॉपिक मेन रोल निभाता है जहां से क्वेश्चन आता है। हमें सभी की जानकारी नहीं चाहिए, लेकिन आपको देंगे जानकारी कि ये पढ़ लो, लेकिन उसमें अहम रोल ये निभाता है, तो ध्यान रखना। उसके बाद बिहार का इतिहास, तो बिहार का इतिहास देखो 6 10 7 11 7 7 7 7 12 9 5, इसको अगर ले लोगे, इसको अगर ले लोगे तो 6 कम से कम ले लो, क्योंकि एवरेज निकालोगे तो सबसे 6 आ जाएगा नहीं। तो 6 अगर 17 6 और 10 कितना हो जाएगा, 27 अच्छा कितना होता है, 27 अच्छा 32 नहीं, कुल मिला के अगर 32 तो हम इसको 35 ले सकते हैं। इतिहास में लगभग 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप। अब कुल अगर देखे हैं तो 60 से 62 39 नंबर का, 41 38 38 32 35 33 35 31 31 नहीं, 31 नंबर का यहाँ पर सभी इतिहास से जाना जा रहा है, तो आप 35 ले सकते हो एवरेज। एवरेज क्या ले सकते हो 35, या 31 32 भी ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं 31 से 32। तो 25 में 31 क्वेश्चन पूछा, 24 में 31 क्वेश्चन पूछा, 23 में 35 क्वेश्चन पूछा। इस तरह से आप देखो तो इतिहास में कितना लगभग, इतिहास में आप 30 से 35 नंबर क्वेश्चन लेंगे, 30 से 35 नंबर इतिहास से पूछा जा रहा है। ये सबसे बड़ा सेगमेंट है, ये ध्यान रखना है। अगर आप देखें ध्यान से अगला क्वेश्चन, ये इतिहास का हो गया, भूगोल का देखिए थोड़ा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान समझिए। भूगोल का प्रारंभिक एग्जाम के हम बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक एग्जाम के बारे में जब बात कर रहे हैं तो भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल में देखिए यहाँ पर बहुत कम सवाल पूछा गया है, 2 1 1 2 2 2 3 4 4 3 2 नहीं, कुल मिला के 2 3 ले सकते हो। कितना क्वेश्चन 2 से 3 ले सकते हो। विश्व भूगोल से, भौतिक भूगोल से 2 3 क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारा पढ़ना पड़ता चीजें, तब 2 3 क्वेश्चन आ रहा है। तब विश्व भूगोल से देखो 5 2 3 5 3 2 5 4 5, इससे अगर 5 एवरेज लगभग आ जाएगा 4 से 5, 4 से 5। तो किससे, विश्व का भूगोल पढ़ने में 4 से 5। भारत का भूगोल देखो, भारत के भूगोल है 5 2 5 5 3 6 3 4 5 5, और लास्ट एग्जाम में जो 9 को पूछा गया है, कितना पूछा गया है 9 को पूछा गया है, ठीक है ना, कितना पूछा गया 9 को पूछा गया, ठीक है।
तो इसमें आप ले सकते हो कि 7 एवरेज मिलाओगे, नहीं पर्यावरण परिस्थिति से 2 सवाल ले लो, नहीं तो इस तरह से अगर जनगणना से भी पूछा गया, तो जनगणना से इस बार नहीं पूछा गया था, जनगणना से 17 में और 70 वाला एग्जाम में 71 वाला एग्जाम में नहीं पूछा गया था। उसके बाद बिहार का भूगोल तो पूछेगा ही, विज्ञान का भूगोल को अगर ले लेंगे तो 6-7 आप ले सकते हो मिनिमम, ठीक है ना, ठीक है ना। जब कुल जोड़ते हैं तो 24 नंबर का इस बार पूछा था, 2024-2025 में 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, 24 क्वेश्चन पूछा था। तो आपको अगर इसका कुल मिला के अगर एवरेज निकालोगे ना, तो कुल एवरेज 20 निकलता है, 20 से 21, यानी भूगोल में 20 से 21 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना, इस बार 24 पूछा गया था ना, तो 20 से 25, तो भूगोल में कितना रखोगे, 20 से 25 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। कितना भूगोल में, 20 से 25। और इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, तो सबसे जो वेटेज है भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल, भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल। लेकिन अब विश्व भूगोल बिना समझे ही भारत का भूगोल समझना बहुत टफ हो जाएगा, तो हम उसको समझते हुए पढ़ेंगे, इतना समझ में आएगा। तो इतिहास में हम लोग क्या देखे, इतिहास में देखे कि 30 से 35 सवाल पूछता है, और भूगोल में 20 से 25 सवाल पूछने वाला है प्रारंभिक एग्जाम में, इतना समझ में आएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, आगे राज्य व्यवस्था, यानी जिसको हम पॉलिटी के नाम दिया जाता है, आगे है राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, ठीक है ना। तो इसमें एनालिसिस करने के बाद कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा था, देखिए ध्यान से, सभी को पढ़ना तो हमको पड़ेगा ही, जैसे संविधान का स्वरूप 3, 1, 2 अलग अलग, अगर सभी को देखेंगे अलग अलग, जैसे इसमें अगर इसको अगर बात बोलेंगे, ये आपको दर्शन है, ये संविधान का क्या है, दर्शन, दर्शन में लगभग कितना क्वेश्चन पूछा, 2, उससे पूछा ही नहीं था, यहाँ पर 2, 1, 2 दर्शन से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, दर्शन से कितना क्वेश्चन, दर्शन में क्या था, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, इसको दर्शन लाता है, तो 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो पूछता है किससे पूछा जाता है, कार्यपालिका से, सबसे क्वेश्चन किससे ज्यादा पूछा जाता है, जो इस बार पूछा गया था 10 नंबर का, लेकिन फिर भी रहता है तो 5 से ऊपरे रहेगा, 5 से ऊपरे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना है, किससे, कार्यपालिका से यानी विधायिका से। उसके बाद न्यायपालिका, न्यायपालिका से भी उतना, तो लगभग अगर देखें ध्यान से, एवरेज अगर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर 14 से 15 आ रहा है, कितना, 14 से 15। तो राज्य व्यवस्था में यानी पॉलिटी एग्जाम में, पॉलिटी के पेपर में, पॉलिटी का जो क्वेश्चन होगा प्रारंभिक एग्जाम में, कितना प्रश्न लगभग रहता है, 14 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जो एक सुंदर सब्जेक्ट है, नहीं तो यहाँ पर आपको एक तो भूगोल हो गया, एक इतिहास हो गया, 30 से 35 और 20 से 25 और 15, इसको जोड़ना है। इस तीनों का सबसे ज्यादा वेटेज है एग्जाम में, इस तीनों का सबसे ज्यादा वेटेज है। आप सबसे देखो अर्थव्यवस्था, जब इकोनॉमिक्स का बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स का, तो कभी कभी क्या होता है, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स का भी आ जाता है प्रारंभिक एग्जाम में। तो अर्थव्यवस्था में देखिए, यहाँ पर अगर कुल मिला के 60 से 62वीं एग्जाम है, ये अलग अलग आधार पे कौन सा क्षेत्र में पूछा जाता है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग से, कृषि उद्योग से, बजट संघीय, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से, आर्थिक समिति आयोग से, शब्दावली से, अर्थव्यवस्था, कुल मिला के इतना क्वेश्चन पूछा था, अलग 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 समय में, अलग अलग सालों में, अलग अलग एग्जाम में ये कंडक्ट करवाया गया, जिसमें इतना क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं तो भारतीय अर्थव्यवस्था से 2025 में जो पूछा गया 6 प्रश्न पूछा गया, बैंकिंग से 1 ने पूछा गया, लेकिन तो बैंकिंग से कभी 1 कभी 2 इस तरह से सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको कृषि या उद्योग से क्षेत्र से, इससे भी लगभग 3 के आसपास क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं बजट संघ से कभी 2 कभी 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले तो नहीं पूछा जाता, अब लेकिन पूछा जाता है, जिस तरह का क्वेश्चन पैटर्न आने लगा है ना, उस तरह के आधार पर पूछा जाता है, 2 या क्वेश्चन 3 पूछा जाएगा। उसके बाद बिहार से अर्थव्यवस्था, जो उससे लगभग 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं और आर्थिक समिति आयोग से, इससे ना के बराबर 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो ना के बराबर पूछा जाता है। शब्दावली से, इससे भी 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान समझिए कि अर्थव्यवस्था से 60वीं 62वीं में 12 क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद 18 में 15 क्वेश्चन, फिर 18 में 12, फिर 12, फिर 17, 15, 12, 13 और एक के बार पूछा था 25, किसमें पूछा था, तो 23 में 25 पूछा था, और इस 25 के बाद फिर 24 में 24 में ही 25 पूछा था,
और उसके बाद 25 में 17 पूछा था। कहने का मतलब इससे भी 15 से 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। 15 के आसपास इसको भी मान के चलो कि पॉलिटी की तरह ही 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो 4 महत्वपूर्ण सिगमेंट था जिससे आपको क्वेश्चन निकल के आएगा। 4 गो इसे सिगमेंट निकल के आएगा। जैसे कि हम लिख रहे हैं, आपको दिखाते हैं, इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद आपको हम जोड़ के बता देंगे कितना हो सकता है देखने को अगर मिल सकता है तो। देखिए ध्यान से, आप देखिए विज्ञान का जब बोलते हैं सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान मतलब अंडर 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 10th, ठीक है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, इससे क्वेश्चन देखिए भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिजिक्स से लगभग 10 क्वेश्चन, नहीं अगर ध्यान से देखो एवरेज तो लगभग 10 के आसपास आता है। रसायन से भी लगभग 9 से 10 क्वेश्चन, जीव विज्ञान से भी 9 को 10 क्वेश्चन, इस बार 28 को क्वेश्चन पूछा था। तो अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं ना तो लगभग साइंस में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एवरेज निकाल रहे हैं तो लगभग साइंस में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। और जिसका सेगमेंट साइंस का खराब है उसके लिए पास करना थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। साइंस का खराब है तो स्वाभाविक रहता है रीजनिंग मैथ नहीं पढ़ते होंगे, उसका भी खराब हो सकता है। रीजनिंग तो पढ़ लेते हैं, मैथ में गड़बड़ा जाता है, नहीं तो उधर से 10 काट दो, इधर से 30 काट दो, 40 से काट जाएगा। तो आपको साइंस को लेकर ही चलना होगा, साइंस को निगलेक्ट करके नहीं चल सकते, आप छोड़ के नहीं चल सकते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब उसको थोड़ा सा हम कुल अंकों को अगर जोड़ते हैं, इसी अंक में जोड़ते हैं तो आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हिस्ट्री का बात करेंगे, हिस्ट्री का अगर बात करें तो हम यहाँ से हिस्ट्री का मान लीजिए 30 क्वेश्चन ले लिए, ठीक है ना। उसके बाद जियोग्राफी का हम बात बोलेंगे तो जियोग्राफी का 20 से 25 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन ले लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो पॉलिटी का क्वेश्चन कितना ले लेते हैं तो हम 15 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स को पहले छोड़ो और हम ले लेते हैं इसका साइंस का। तो साइंस का जो आप ले रहे हैं इसमें कितना लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कितना का क्वेश्चन पूछा रहा है? 30 का। अगर हम चारों सेगमेंट को जोड़ दे, इधर इकोनॉमिक्स को हम लिख रहे हैं, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा हार्ड माना जाता है, सबको नहीं समझ में आता है। इकोनॉमिक्स में भी 15 18 इसको मान लो, तो इस कितना हो जाएगा 30 और 55 और 15 70 और 30 100 यहां पर हो गया, 100 यहां हो गया ना। यहीं से क्वालिफाई हो रहे हो ना, क्वालिफाई तो यहीं से हो रहे हो। तो यहां पर आपको साइंस नहीं छोड़ सकते, हिस्ट्री को पकड़ के चलना है, ज्योग्राफी को पकड़ के चलना है, पॉलिटी को पकड़ के चलना है, साइंस को पकड़ के चलना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स को उतना, क्योंकि ये करंट अफेयर से ज्यादा जोर के दिया जाता है, करंट अफेयर से आजकल जोड़ना ज्यादा लगा है। तो करंट अगर इसमें इकोनॉमिक्स में से 15 में से अगर 5 से 7 भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बाहे बाहे हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बाहे बाहे। रीजनिंग से 2-3 क्वेश्चन अगर आता है तो उससे आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहां से आपको दिमाग रखना है इसमें, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे बड़का बात यहाँ पर 100 लिखे हैं ना, तो 100 से ऊपर ही क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। हम सबसे कट करके दिए हैं, 100 से प्लस ही इस सब्जेक्ट से आएगा। 1 2 3 4 नहीं तो 115 यहां हो जा रहा है, नहीं बचा कितना 35 क्वेश्चन, 30-35 क्वेश्चन बचा है जो अलग अलग मैथ से रहेगा और रीजनिंग से रहेगा 10, उसको भी जोड़ दो तब 25 हो जाएगा। 25 क्वेश्चन आप किससे बचा भाई? तो 25 क्वेश्चन इससे बचा है, देखिए आ गया ना 25 क्वेश्चन। तो मैंने आपको लिखा है अभी क्या, हिस्ट्री से, नहीं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस मिला के 100 गो हो गया, इकोनॉमिक्स 15 गो हो गया, ठीक है ना। और रीजनिंग और मैथ मिला के 10 गो तो 125, और 25 को लगभग क्वेश्चन आ जाएगा सामान्य ज्ञान या सामाजिक मुद्दे से। इसको आप इसको रख सकते हैं, ये अलग तरह से जीके टाइप का क्वेश्चन पूछाता है। यानी देखिए अगर कुल मिला के यहाँ देखिए 34 30 33 30 38 30 36 32 31 25, मतलब मान लो 25 से 30 क्वेश्चन, मान लो 25 क्वेश्चन, नहीं कितना मानेंगे 25 क्वेश्चन। तो इससे 25 क्वेश्चन पूछेगा। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है ध्यान से देखिए, इसमें अगर पूछा जा रहा है क्या अंतरराष्ट्रीय से, जो तो इंटरनेशनल स्तर से पूछा जा रहा है, खेल वाला भाग से। राष्ट्रीय भारतीय में क्या हो रहा है, बिहार राज्य से पूछा जाएगा, अर्थव्यवस्था, खेल कूद से, अवार्ड से संबंधित और अन्य बारे संबंधित। इसमें अगर देखे जाए तो भारत लेवल पर अधिक रूप में पूछा जा रहा है, पूछा भी गया है। भारत लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है उस मुद्दे को हमको रखना है। खेल से विभाग से हो
या कुछ भी विभाग से हो, हमको भारतीय स्तर पर क्या हो रहा है, क्या हलचल है, किस तरह की बातें हो रही है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। और दोनों दो चीजों में सबसे ज्यादा पूछा जाए, एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा और राष्ट्रीय मुद्दा, ये दोनों में सबसे ज्यादा मुद्दा है। अगर इस अंतरराष्ट्रीय इससे अगर 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर इससे आप 10 से 12 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं, 10 से 12 अगर करंट अफेयर से अगर सॉल्व कर लेते हैं इस प्रकार से, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, कट ऑफ के रेंज में आप लोग आ जाएगा। नहीं तो 100 उधर हो गया, 100 से कितनों खराब अगर पूछा जाएगा जो एकदम मजबूत सब्जेक्ट कौन सा, पॉलिटी, इतिहास और ज्योग्राफी और साइंस। नहीं अगर 100 को पूर रहा है, 100 से कितनों खराब अगर होगा तो 75 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा उससे, आएगा कि नहीं आएगा, 75 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं। नहीं 75 क्वेश्चन इधर हो गया। नहीं 5 क्वेश्चन मान लो इकोनॉमिक्स से हो जाएगा 89, इससे मान लो 10-12 कितना हो जाएगा, 90 क्रॉस हो जाएगा। और 90 और 100 के बीच में ही कट ऑफ आता है, हमें इसमें कट ऑफ ही निकालना है। इसमें क्या निकालना है, कट ऑफ, जो मेन है एग्जाम मुख्य परीक्षा है, तो इसमें कट ऑफ आपको शामिल कर लेना है। इतना समझ में आ गया यहाँ पर। चलिए तो मुख्य रूप से यहाँ पर 25 क्वेश्चन, इससे हम 150 क्वेश्चन आप लोगों को गिनती कर जा दिए। रीजनिंग और मैथ में देखो कुल मिला के नहीं दिख रहा है, 10-10-10, एक ही बार 12 पूछा गया, अभी तक 10-10-10 क्वेश्चन पूछ रहा है। और 10 किस में पूछा है, देखिए ध्यान से, 10 किससे पूछ रहा है, ये गणित कूट और श्रेणी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें खास करके 10-10 पूछा गया है, इसमें भी यहाँ पर 10-10 अन्य पूछा जाता है। तो अंक गणित में कम पूछा जाता है, पाई चार्ट में तो ना के बराबर अब नहीं पूछता है, ठीक है। तो कुल मिला के इस चैप्टर में कौन सा चीज से अधिक मात्रा में रहता है वो आपको बता दिया जाएगा, आप उसी को तैयारी कीजिएगा जो आपको बताया जाएगा। ऐसे मैथ को अगर छोड़ भी दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन रीजनिंग का कुछ बातें को हम लोग समझ लेंगे, आपको समझ आते। कूट श्रेणी के आधार पर मतलब रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको पढ़ लेंगे ना, तो उतना अगर 2-4 क्वेश्चन अगर 2 अगर क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो ये बहुत काफी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हम लोग देख लिए हैं कुल मिला के इतना। अब देखिए ध्यान से देखिए, आप अगर थोड़ा सा अगर आप देखिएगा यहाँ पर तो आपको ज्यादा समझ में आएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ, अब प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। नहीं तो यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल, जनरल फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस कौन होता है, इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन, जो अगर पैसे के अनुसार आर्थिक कमजोरी जिसमें है जनरल वाले को, उसको 10% का छूट मिलता है। तो इसमें भी तो ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस फीमेल का, तो यहाँ देखो जनरल वाले का 66 में जब नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो 100 से पार आता था, कितना आता था, 100 से पार। 22 में भी 100 से पार 113 आया, नहीं जनरल कैटेगरी। और जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही आपको निगेटिव मार्किंग आया वैसे ही देखो कहां से गिर गया है, सामान्य वाला का, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर नीचे से गिर गया, यहाँ से सामान्य। आप पहले देख रहे हो कितना आ रहा था, एकदम कटअप भाग रहा था। अलग अलग है यहाँ पर, एससी है, एससी फीमेल है, एसटी है, एसटी जाति है, इस सब का अलग अलग है। तो यहाँ पर सीधा गिर गया 91 आ गया, यहाँ पर 84, 87 अलग अलग जात का, अलग अलग कास्ट का यहाँ पर देखने को, एससी जाति का तो एसटी जाति का, एससी जाति का इतना आया था। अब और धीरे धीरे क्या हो रहा है, गिरते जा रहा है। 71वीं परीक्षा में, ये 71वीं परीक्षा में अभी जो एग्जाम हुआ है इस साल, जनरल का कितना है, 88, 90 से भी कम हो गया। नहीं उसके बाद अगर हम बात हो लेंगे तो एससी जाति का कितना है, 72 है। एबीसी का कितना है, आप लोग को हम दिखाते हैं एबीसी का कितना है, सो आप देख लीजिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर ईबीसी है ना, अब देख लीजिए ईबीसी फीमेल, यहाँ ईबीसी फीमेल है, ऊपर एबीसी। तो यहाँ पर ईबीसी का ये पहले का है, और ईबीसी वाला पहले वाला भी कम ही आता था, लेकिन अभी का देखो ध्यान से फीमेल का है, और ईबीसी कहाँ गया भाई, अच्छा इसके नीचे चला गया है, थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं। ईबीसी का लगभग जो है ना इस बार आया है, लगभग हमको लगता है 84 के आसपास, 84 या 82-83 के आसपास आया है। तो आपको ध्यान रखना ईबीसी मतलब मेल का, और फीमेल का 71 के पास आया है। नहीं उसके बाद बीसी का, नहीं बीसी 1 का,
जो BC1 का कितना है इस बार 84 आया है। तो देखो इसी के आसपास यहाँ पर रेंज आ रहा है, तो ये निगेटिव, यहाँ से निगेटिव के समय के अनुसार से, तो निगेटिव आने से क्या हो रहा है कि वो छटा जा रहा है, जो नहीं पढ़ के जाता है वो छटा जाता है, स्वाभाविक सी बात है। और बाकी आपको इतना तक मिलता है, अलग अलग यहाँ पर है, BC है, BCL है, जो दिव्यांग हो गया, और कई तरह से दिव्यांग हो सकता है, नहीं जिसका दिव्यांग एक तो पैर नहीं है या हाथ नहीं है, या फिर बोल सकते हो आप कि आंख से नहीं दिख रहा, विजुअल नहीं है, या कई तरह के दिव्यांग होते हैं। सो अलग अलग यहाँ पर फैक्टर सबका दिया गया है, जो आप इसको समझ सकते हो कि देखो इस सब का, ये सब जो पढ़ लेते हैं ना वही बहुत सारी चीज है, ये अगर पढ़ ही लेते हैं वही बहुत सारी चीज है। इतना नंबर का तो बात छोड़ो, ये बहुत कम नंबर है, लेकिन इनके अनुसार से बहुत ज्यादा नंबर है, नहीं देख रहे हो, अलग अलग जो डिजेबिलिटी होता है वो अलग अलग रूप में है, नहीं तो VI, DD, OH, MD अलग अलग डिजेबिलिटी है, देखने की क्षमता होता है, कम थोड़ा कम दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसके आधार पर सबका कट ऑफ क्या शामिल किया गया है, नहीं तो इसके आधार पर ही शामिल होता है। तो आप कौन सा कैटेगरी का है आप इसको देख लीजिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा, और इसके आधार पर ही रणनीति सेट करना है कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। देखिए जब तक खुद से स्टडी नहीं कीजिएगा ना, कितनों कोचिंग कर लीजिए, कितनों कोचिंग कर लीजिए, जब तक खुद आप नहीं पढ़िएगा ना तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप कोचिंग के साथ साथ पढ़ना भी है, ठीक है ना, ये नहीं कि कोचिंग करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं, आप रणनीति बनाइए, सटीक तैयारी कीजिए, और कहां पर हेल्प हो रहा है वो हेल्प वहां से लीजिए, बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे चीजें हैं, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए अब आते हैं मुख्य परीक्षा पर। प्रारंभिक परीक्षा के हम लोग चर्चा कर लिए हैं, अब क्या है मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि मुख्य परीक्षा क्या कहता है। भाग 1 हम लोग देख लिए हैं, अब भाग 2 है मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा के अनिवार्य विषय कौन कौन सा विषय होता है, तो देखिए ध्यान से, अलग अलग विषय कोड है, नहीं 5 गो होता है। एक होता है सामान्य अध्ययन, जिसको प्रश्न पत्र 1, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, और एक होता है निबंध, एक होता है वैकल्पिक विषय, सामान्य हिंदी। अब देखो वैकल्पिक विषय पहले होता था 300 अंकों का, जो निबंध नहीं होता, निबंध 100 अंकों का होता, अब निबंध होता है 300 अंकों का, और वैकल्पिक विषय होता है 100 अंकों का। तो ये दोनों जो विषय है ना, ये दोनों विषय का नंबर नहीं जुटता है, ये दोनों विषय का नंबर नहीं जुड़ता है, ये दोनों विषय सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, यानी वैकल्पिक विषय क्वालिफाई नेचर का होता है 100 नंबर का। तो जब नहीं जुड़ता है तो आपको वैसा सब्जेक्ट वैकल्पिक चुनना चाहिए जो आपको आसानी से ला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन होता है, नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन होता है जो आसानी से आप उसको ला सकते हैं, ठीक है ना। MCQ होता है, तो आप कोई भी रख लीजिए विषय, वैकल्पिक विषय में ज्योग्राफी, हिस्ट्री। अब ये नहीं कि जो ग्रेजुएशन में है वही रखेंगे तभी होगा, नहीं नहीं, आप अगर जो ग्रेजुएशन में नहीं है और कोई भी चीज आप रखना चाहते हो उसको रख सकते हैं, जो आपको प्रीलिम एग्जाम में सहायता करता है, इतना मुख्य परीक्षा में जो सहायता किया है वही सब्जेक्ट रख लीजिएगा। ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री, या जो भी चीज आपको समझ में ज्यादा बेहतरीन आएगा वो समझने में आपको रख लेना चाहिए। ये नहीं कि इतिहास ही रखेंगे, साहित्य कोई किताब रखेंगे तो ही हमको होगा। चलिए तो समझ में आया। तो सामान्य अध्ययन जो पत्र पहला है 3 घंटे का होता है, 300 अंकों का। सामान्य पत्र दो जो है 300 अंकों का होता है, ये भी 3 घंटे का होता है। निबंध जो होता है 300 अंकों का होता है, 3 घंटे का होता है। ये आगे बताएंगे कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये सभी हम आगे बताने वाले हैं। ये और वैकल्पिक विषय सामान्य हिंदी, तो सामान्य वैकल्पिक विषय 2 घंटा का और सामान्य हिंदी 3 घंटा होता है, इसमें लिखना होता है। ये MCQ नहीं होता, ये MCQ होता है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन रहेगा, उसके आधार पर आपको निकालना है। चलिए इसको समझ लिए, आप थोड़ा सा आगे इसका हम पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए। अब मुख्य परीक्षा का जब हम बात करते हैं, मुख्य परीक्षा में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, नहीं यानी भारत से रिलेटेड जितना भी आंदोलन है, यानी ये क्या बोल रहा है पता है ना, ये बोल रहा है कि भारतीय इतिहास में जो क्वेश्चन पूछेगा ना खास करके, वो आपको राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर अभी तक का पूछेगा। तो कुल मिला के आधुनिक भारत से पूछा जाएगा, आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछने का इसमें बात कर रहा है।
तो मुख्य परीक्षा में आधुनिक भारत से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों का भी उत्तर दे। यानी इस तरह का क्वेश्चन आपको ज्यादातर रहेगा, स्वतंत्रता के समय का या स्वतंत्रता से बाद के समय का ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो आपको मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेगा, बहुत खास करके। ठीक है ना, तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मुख्य परीक्षा में प्राचीन इतिहास की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, मध्यकालीन भारत की इतिहास की ज्यादा जरूरत पड़ती है, आधुनिक भारत का ज्यादा इतिहास पड़ती जरूरत, प्रारंभिक परीक्षा में उसका जरूरत पड़ता है, लेकिन उतना भी नहीं। अब आज सामान्य अध्ययन का जब बात करते हैं, तो पेपर यहाँ पर लिखा हुआ है जीएस पेपर फर्स्ट, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पेपर 1 और पेपर 2 के भाग निम्नलिखित क्षेत्र होंगे। सामान्य अध्ययन पेपर 1 नहीं, सामान्य पेपर जीएस पेपर 1 300 अंकों का होगा और 3 घंटे मिलेंगे। कितने घंटे मिलेंगे? 3 घंटे मिलेंगे। अब इस पेपर में कौन कौन चीज पूछे जाएंगे ये ध्यान से देखिए। तो भारत का आधुनिक इतिहास, जैसा कि मैंने बताया, और भारतीय संस्कृति के बारे में पूछा जाएंगे। तो भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति दोनों को मिलाएंगे ना, तो ये 114 अंक होता है। 300 में से कितना? 114 अंक का क्या पूछेगा? सिर्फ भारत का आधुनिक इतिहास। देख रहे हो ना कितना वेटेज है भारत का आधुनिक इतिहास का, और भारतीय संस्कृति का इसमें अगर जोड़ देते हैं तो 114 अंक का वेटेज बढ़ जाता है इसमें। ठीक है ना, और 300 में से 50% अंक लाना पड़ता है। 300 से 50% अंक लाए तो सिलेक्शन का बात हो जाता है। उसके बाद बोल रहे हैं और क्या पूछा जाएगा? राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना, यानी राष्ट्र के हित में और अंतरराष्ट्रीय में क्या चल रहा है, उस घटना से जोड़कर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 114 नंबर का, कितना नंबर का? 114 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और संख्याकी विश्लेषण और रेखन चित्रण, इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या होता है, संख्याकी क्या होता है, कि डायग्राम के आधार पर आपको बताया जाएगा, जो कम से कम 72 अंक का पूछा जाएगा। कितना अंक का पूछा जाता है? तो इसमें सबसे ज्यादा अगर जो वेटेज है ना, मैन वेटेज, जो आपको पहले से पढ़े रहेंगे, ये वाला है। ठीक है ना, ये वाला है, कुछ हद तक ये वाला। तो इसको बाद में आप लोग पढ़ेंगे, प्रारंभिक एग्जाम में तो इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन उसके बाद आपको पढ़ना ही। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, पेपर 1 में आधुनिक भारत यानी बिहार के विशेष संदर्भ में, तो आधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा, साथ साथ गांधी, टैगोर, नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। खास करके यहां से आपको गांधी जी से सवाल मिलेगा पेपर 1 में, खास करके गांधी जी से संबंधित सवाल मिलेगा, क्योंकि गांधी जी बहुत सारे आंदोलन किए, उस आंदोलन से प्रेरित आपको क्वेश्चन मिलेगा क्या चाहिए, मुख्य परीक्षा में। ठीक है, उसके बाद जो है कि बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में, बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे। इस क्षेत्र में बिहार की भूमिका, बिहार की भूमिका जो प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत, यानी टेक्नोलॉजी एजुकेशन से संबंधित होगा। जो आरंभ में विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका सबसे अधिक रहेंगे। तो आपको आधुनिक इतिहास से पूछे जाएगा, बिहार के आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएगा, जो आपको एक तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, यानी जो 1857 की स्वतंत्रता हुआ था, संग्राम चला था, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो बिहार की क्या योगदान रहा है, बिहार की क्या भूमिका रहा है, उससे आपको क्वेश्चन देखने को वहां पर मिलेगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के जो पेपर 1 है, ये सब आपको इसमें सिलेबस से देखने को मिलेगा। तो यही वाला सिलेबस को यहाँ पर खास करके ज्यादा लिखा हुआ है, और इस वाले को यहाँ पर भी लिखा गया है। तो आपको कैसे पढ़ना है, ये जैसे ही पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा इसमें, तो आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पेपर देखते हैं, पेपर सेकेंड। पेपर सेकेंड में देखिए क्या लिखा है, जीएस पेपर 2 में, तो ये भी 300 अंक का पूछा जाएगा। इसका भी 3 घंटा का होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का बात कर रहा है। ये क्या चीज का बात कर रहा है? इंडियन पॉलिटी। देखिए इंडियन पॉलिटी का प्रारंभिक एग्जाम में कितना वेटेज था? 15, और इसमें कितना वेटेज है? सिर्फ 114, यानी सिर्फ इंडियन पॉलिटी का सिर्फ मतलब 114 का वेटेज है 300 में से। तो बहुत महत्वपूर्ण है ना पढ़ना। तो आप इंडियन पॉलिटी को प्रारंभिक एग्जाम से ही पढ़ते रहेंगे, तो सबसे पहले जानकारी आपको अच्छे से आपको पता रहेगा, तो इसमें ज्यादा नंबर आप उठा सकते हैं आसानी से। नहीं, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि भारत एवं बिहार का अर्थव्यवस्था और भूगोल। तो इसमें दो सब्जेक्ट से जोड़ दिया है, भारत और बिहार का अर्थव्यवस्था भी और भूगोल भी, और दोनों मिलाए कितना? 114। तो यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हो कि लगभग 57 नंबर, 57 प्लस 57, अगर दोनों को जोड़ेंगे तब ना होगा।
भूगोल अर्थव्यवस्था, तो बिहार का भी भूगोल और भारत का भी भूगोल, बिहार का अर्थव्यवस्था भी और भारत कैसे होता है, जब जोड़ते हैं तब 114 अंक प्राप्त होता है। यानी इससे कठिन है ये, तो आपको भारतीय राज्य व्यवस्था अच्छे से आना चाहिए, जिससे कि इसमें से क्वेश्चन ज्यादा से आप उठा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का प्रभाव। तो यहाँ पर इंडियन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, जो भारत के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है, उससे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो 72 अंक का, और खास करके इससे करंट अफेयर्स जोड़ के ही पूछा जाएगा। करंट अफेयर से जोड़ के क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो एक तरह से टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी से बात यहाँ पर किया जाएगा। साइंस टेक्नोलॉजी से आपको जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर 2 में कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर इसके बारे में बात करें, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, बिहार का अर्थव्यवस्था और बिहार का भूगोल, ये वाला बात यहाँ पर कहा गया है। गौ में जो गौ वाला संख्या जो ये वाला है, तो भारत के विकास में विज्ञान का क्या रोल है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रभाव क्या है, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे जो तीसरे खंड से पूछे जाएंगे, यहाँ पर इस वाला से जो 72 नंबर का पूछे जाएंगे। इस खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान, भारत और विज्ञान बिहार का भी बात कर रहा है, जो एक तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करे। इनमें प्रायोगिक टॉपिक पर बल दिया जाएगा। यानी एक तरह से बोल सकते हो कि जो ज्यादा से ज्यादा लेबोरेटरी के अनुसार से बनाया गया है या एक तरह से प्रयोग करके बनाया गया है, उस टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसरो के द्वारा जो किया जाता है, बिहार से इसका रिलेटेड क्या है, बिहार में कौन सा योजना के तहत लाया गया है साइंस के माध्यम से, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये बहुत सारे एक रणनीति लाया जाएगा, आपको इसको सिलेबस भी बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज को हम पढ़ना है। तो जैसे जैसे जो सब्जेक्ट का आपको सेगमेंट आपको बताया जाएगा ना, उस सेगमेंट को हम लोग उस आधार पर पढ़ते जाएंगे। अगला चलते हैं, तो देखिए ध्यान से, सामान्य अध्ययन फर्स्ट और सेकंड हो गया मुख्य परीक्षा के लिए। अब देखिए निबंध बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी 300 अंक का पूछा जाता है, 300 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कितने घंटों के लिए होता है, ये भी 3 घंटे के लिए, 300 अंक निबंध। ओके सर, निबंध 300 अंक का पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है, और ये अहम रोल निभाता है फाइनल रिजल्ट के लिए। तो देखो निबंध 300 अंक का। सामान्य निबंध यानी कैसे कैसे पूछा जाएगा, सामान्य निबंध में पर्यावरण, समाज, नीति शास्त्र यानी जो इथिक्स के बारे में बोल रहे हैं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ देता है आधारित, यानी इस आधार पे निबंध पूछा जा सकता है क्वेश्चन 300 का। बिहार बोली में उदाहरण और लोकगीत आधारित पर निबंध, यानी इस जो सब्जेक्ट अभी लिखा हुआ है, इस सब्जेक्ट से जोड़ा हुआ निबंध आपको पूछा जा सकता है। अब देखो सर कि इतना हार्ड, अरे हार्ड नहीं है, देखो हार्ड लगेगा लेकिन आप लिखते चलोगे तो आपको स्लो लगने लगेगा, मतलब अच्छा लगने लगेगा। देखो क्या है कि ये 3 गो निबंध का जवाब देना, कितना निबंध का जवाब देना है, 3 गो निबंध का। तो 12 गो निबंध पूछा जाएगा, 12 गो निबंध में से 3 गो निबंध का जवाब देना है, 12 गो निबंध में से 3 गो निबंध का। और वो 3 खंड से पूछा जाएगा, खंड क, खंड ख, खंड गो, 3 गो खंड से पूछा जाएगा, तीनों खंड से एक एक जवाब देना है। अब तीनों खंड में 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, 4 गो विकल्प दिया रहेगा, और 4 विकल्प में से एगो विकल्प को देना है, और 100 अंक का रहेगा। कितना का अंक रहेगा, 100 अंक का रहेगा। और 100 अंक का एक निबंध रहेगा जो 700 से 8 शब्दों में लिखना है प्रत्येक को। 4 विकल्प 1 बनाना है, 4 विकल्प 1 बनाना है। तो कितना बनाना है, तो 700 800, तो 7 या 21, यानी लगभग समझ लो 2100 2200 शब्द में लिखना है। कितना घंटा में, 3 घंटा में। समझ में आ रहा है कि ना रहा है, 3 घंटा में हमको लिखना पड़ेगा इतना, तब जाके यहाँ पर 300 अंक का नंबर लिखा आएगा। और 300 अंक में अगर यहाँ से आप 150 अंक उठा लेते हैं तो काफी है, 150 के आसपास अंक उठा लेते हैं ना, 150 अच्छे से लिखेंगे तब 150 उठेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आसपास, तो आपको फाइनल रिजल्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण निभाएगा। तो 12 में से कितना बनाना है, 3 बनाना है, बनाने लेंगे, आसानी से बना सकते हैं कि नहीं। जब आप उतना सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हैं तो वहां से आपको निबंध लिखना भी आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे सिखाया जाएगा निबंध लिखना कैसे सिखाया जाता है।
अब आगे देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या है, सामान्य हिंदी। अब ये देखो, अब जो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सामान्य हिंदी और वैकल्पिक विषय, इस दोनों क्या है, ऐच्छिक विषय एक तरह से बोल सकते हो, यानी एक तरह से क्वालिफाइड नेचर का सब्जेक्ट है। इससे फाइनल रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, जुड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में बिहार विद्यालय परीक्षा के माध्यमिक सेकेंडरी स्तर के होंगे सामान्य हिंदी। परीक्षा में सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्ट एवं शुद्ध रूप में व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी। अब इस 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन लिखित एग्जाम होगा। ये भी क्या होगा, लिखित एग्जाम होगा। सिर्फ इसमें पास करना है। कितना कितना अंक लाना है, तो 30% अंक लाना है। कितना अंक लाना है, यानी 30 नंबर अंक लाना है, 100 में 30 नंबर। आप देखो निबंधे में यहाँ पर 30 अंक लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, निबंधे में 30 अंक लिखा हुआ है। यहाँ पर आप कितना अंक का 300 का अंक लिख रहे हो, निबंध 300 का निबंध लिख रहे हो, तो निबंध 30 नंबर का नहीं लिख सकते हैं, यहीं से 30 नंबर आ रहा है। लेकिन आप 30 नंबर का अंक का लिखोगे तो 30 नंबर नहीं दे देगा, नहीं। तो आपको व्याकरण नहीं पढ़ना है, व्याकरण में फंस जाएंगे। आपको व्याकरण में नहीं पढ़ना है, यहाँ पर वाक्य विन्यास में, वाक्य विन्यास बना लीजिए, संक्षेपण 15 अंक का बना लीजिए। इसमें आप बना सकते हैं, टाइम बचेगा तो इसे बना सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे से लिखिए, इसको अच्छे से बनाइए, इसको अच्छे से बनाइए, यू पास हो जाएगा। 15 और 25 15 40 40 30 70 70 नंबर का है। 70 में कितना लाना है, 30 लाना है। यहाँ 100 में से 30 लाना है ना, तो इस व्याकरण को जो आ रहा है उसको बना दीजिए, ना तो छोड़ दीजिए। व्याकरण में उतना टाइम पास नहीं करना है आपको, पढ़ना है तो व्याकरण में उतना नहीं पढ़ना है, नहीं तो व्याकरण ही खाली पढ़ते जाएगा। 30 नंबर के चक्कर में आपका 300 नंबर छूट जाएगा, है कि नहीं है। तो उतना नहीं पढ़ना है, यही रणनीति सटीक अपनाना है। जब तक रणनीति नहीं आप सही से यूज करेंगे और एक एक चीज को हर एक चीज को पढ़ते चल जाएंगे, तो समुद्र उपचने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें समुद्र उपचने की जरूरत है नहीं। चलिए अब आगे देखिए ध्यान से, ऐच्छिक विषय। ऐच्छिक विषय मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात करें, तो पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब ऑप्शनल सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लीजिए, पहले चुनना पड़ता था क्योंकि 300 अंकों का होता था, निबंध की जगह पर यही होता था। अब निबंध इसको ला दिया है, निबंध जो है क्वालिफाइड नेचर का नहीं है, और ये क्वालिफाइड नेचर का हो गया। ये 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 का 100 एमसीक्यू होगा। यहाँ पर लिखा है टिप्पणी, ऐच्छिक विषयों का मानक लगभग वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स परीक्षा का हो। कहने का मतलब हो गया कि जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होता है ना, वही सब्जेक्ट सब यहाँ पर भी होगा। ठीक है ना, लेकिन सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का होता है, ये नहीं कि जो आप ग्रेजुएशन में रखे हैं वही रख सकते हैं, सिर्फ कोई भी रख सकते हैं। आप केमिस्ट्री है ग्रेजुएशन में, आप हिस्ट्री रख सकते हैं, हिस्ट्री है ग्रेजुएशन में, फिजिक्स रख सकते हैं। लेकिन हम एक राय देंगे कि वही सब्जेक्ट रखें जो इस बीपीएससी के पढ़ाई के दौरान जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं अधिकतर मात्रा में, उसी सब्जेक्ट को रख लीजिए। नहीं, या तो आप पीएस रख लीजिए, नहीं पॉलिटिकल साइंस रख लीजिए, उसमें आपको पॉलिटी तो पढ़ना ही पड़ेगा, या तो फिर ज्योग्राफी रख लीजिए, या फिर इतिहास रख लीजिए। समझ में आ रहा, तो ये आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। समझ में आ रहा, साहित्य वाहित्य मत रखिएगा, साहित्य रखे तो बहुत सारे पढ़ना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, माथा उतना खराब आपको करना है नहीं, क्योंकि एक ऐच्छिक विषय है, सॉन्ग का है। प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नांकित वैकल्पिक विषयों के विषय कोड 4 से विषय कोड 37 तक में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा, जिसमें पूर्व के दोनों प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम सिलेबस को मिलाकर 100 अंकों का मात्र एक ही प्रश्न पत्र होगा, जो कि डैक आधारित होगा एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। यानी इसकी अवधि 2 घंटे की, 100 प्रश्न बनाना है 2 घंटा में, 120 मिनट में। बिहार लोक सेवा ने वैकल्पिक पेपर के लिए अलग अलग विषयों की वैकल्पिक दिए हैं। उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक वैकल्पिक पेपर बुद्धिमानी से चुने। वैकल्पिक प्रश्न पत्रों की सूची निम्नलिखित है। ऐच्छिक विषय में सामान्य वर्ग के लिए 40%, यानी जो ऐच्छिक विषय है उस ऐच्छिक विषय में कितना परसेंट लाना पड़ेगा, तो 33% नंबर लाना पड़ेगा। 100 में से कितना, 33%, 100 में से 33% नंबर लाना पड़ेगा। लेकिन ऐच्छिक विषय में सामान्य वर्ग यानी जनरल वाले के लिए 40% के बारे में बोल रहा है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% लाया जाता है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला, दिव्यांग को 32% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है 100 नंबर में से। ठीक है, तो ये आपको आसानी से, अब कौन कौन सा ऐच्छिक विषय है यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ऐच्छिक विषय का यहाँ पर सामान्य संग्रह है, देख लीजिए। नहीं, कोड यहाँ पर दिया गया है, वही कोड भरना पड़ता है एग्जाम में।
तो कृषि विज्ञान, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, उसका वाणिज्य शास्त्र, लेखा विधि, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भू विज्ञान, इतिहास, श्रम, सामाजिक कल्याण, विधि, प्रबंध, गणित, यांत्रिक इंजीनियर, दर्शन शास्त्र भी आप रख सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, आपका ग्रेजुएशन में अच्छा सब्जेक्ट है। भौतिकी, राजनीतिक विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान, हिंदी भाषा, साहित्य। साहित्य सब नहीं लेना है, यहाँ से ले लो, एक भूगोल चुन सकते हो आप, इतिहास चुन सकते हो आप, क्योंकि ये सब पढ़ते हो। अर्थशास्त्र अगर आपको अच्छे से आता है तो ये पढ़ सकते हो आप। उसके बाद अगर बात करें हम तो दर्शन शास्त्र आप रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप एक पॉलिटिकल साइंस होगा तो पॉलिटिकल साइंस आप रख सकते हो। इस तरह से आप लोग इतना ये समझ लेना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पर और सब्जेक्ट है जो साहित्य, कुल मिला के अंग्रेजी भाषा या साहित्य, उर्दू भाषा के साहित्य, बांग्ला भाषा साहित्य, संस्कृत भाषा, ये सब अलग अलग भाषा दिया गया। मैथिली भाषा, जिसको मैथिली अच्छे से आता है वो मैथिली भाषा साहित्य ले सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में आपको रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ गया। अब थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब इतना चर्चा कर लिया तो लास्ट इंटरव्यू के ही बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, व्यक्तिगत परीक्षण यानी इंटरव्यू के बारे में। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होता है, यानी इंटरव्यू जो होता है 120 अंकों का होता है, और 120 अंक तक तभी जाइएगा जब मुख्य परीक्षा से सफल हो जाएगा, उसी को बुलाया जाता है। तत्पश्चात यानी मुख्य परीक्षा के बाद 900 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक, कुल 220 अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाता है। यानी जो फाइनल रिजल्ट होता है इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा को जोड़कर होता है, जो लगभग कितना अंक का होता है, 220 अंक का होता है। आयोग सफल उम्मीदवारों को उनमें से किसी भी सेवा या पद के लिए अनुशंसित करने का अधिकार रखता है जिसके लिए उम्मीदवार ने इच्छा प्रकट की है तथा जिसके लिए आयोग उसे योग्य समझता है। बिल्कुल सही है। साक्षात्कार उम्मीदवार के व्यक्तित्व का आकलन करता है एवं एक अधिकारी जैसे गुणों की जांच करता है। साक्षात्कार को ज्ञान परीक्षण के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। साक्षात्कार को ज्ञान परीक्षण के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। कहने का मतलब हो गया कि इसमें आपको मानसिक संतुलन को देखा जाता है खास करके इसमें, क्योंकि उस तरह का सवाल नहीं, आपको किताबी सवाल आपको कम पूछेगा, नहीं आपको व्यवहारिक सवाल पूछेगा। आपका व्यक्तित्व कैसा है, नामे है व्यक्तित्व परीक्षण, आपका मानसिक जांच करेगा, ठीक है ना। आपको किताबी भाषा वाला सवाल नहीं आता है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां पर पैनिक नहीं होना है, नहीं घबराना नहीं है, तो यही एडजस्ट करना है। तो व्यवहारिक आप जैसा है ना वैसा ही जवाब देना है, आप जैसा है एकदम व्यक्तित्व में कैसा है वैसा ही जवाब देना, यानी रटा हुआ जवाब इसमें नहीं चाहिए। तो आप एक अच्छे आपको नंबर इसमें आपको मिल सकता है। समझ गया कि नहीं। तो आप एक अच्छे नंबर लेने के लिए आपको एक अच्छे व्यक्तित्व दिखाना पड़ेगा, जो आपका पर्सनालिटी है वही पर्सनालिटी आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ गया। चलिए अब वही बात लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रारंभिक परीक्षा 150 अंकों का, मुख्य परीक्षा 900 अंकों का, अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी, ऐच्छिक विषय, ये दोनों क्या है क्वालिफाई नेचर की होती है। मुख्य रूप से जो मेगा सूची बनते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 1, पेपर 2, निबंध और साक्षात्कार, इसे 220 अंकों से ही क्या बनती है, ये मेगा सूची बनती है, ठीक है। ये सब बता ही दिए आपको। अब फाइनल कटअप थोड़ा सा आ जाइए, लास्ट है फाइनल कटअप को आप देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो फाइनल कटअप यानी जो फाइनल रिजल्ट आता है, आप एक प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं तो उसको बांधने करने के लिए, तो जनरल वाला के देखिए यहाँ 66वीं कुछ आंकड़ा मैंने लिए लाया है, 66वीं 67वीं 68वीं अभी तक जो परीक्षा को सफल जो दे दिया गया 69वीं। तो देखो जनरल वाले को लिखित परीक्षा में 454 नंबर मिलता है 66वीं एग्जाम में, अब फाइनल रिजल्ट के दौरान 537, यानी इसमें कितना ऐड किया गया होगा इंटरव्यू में, नहीं तो इसमें अगर आप ले लोगे तो 46 और प्लस 37 कितना हो जाएगा, 713 के 3 और 4 3 7 और 1 8, 83 नंबर, यानी 120 नंबर में से 83 नंबर दिया गया है और ये सिलेक्शन इसको मिल गया है, नहीं जनरल वाले को। और इसी तरह से सभी को देखिए यहाँ पर उसी आसपास, इसी के आसपास यहाँ पर कुल मिला के मिलता है, नहीं उसी के आसपास मिलता है। और ये सब कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा देखो 1 नंबर से कम से ऊपर हो जाने से रैंक, 1 नंबर का रैंक
10 रैंकों के बराबर हो जाता है। 1 नंबर का रैंक 10 नंबर को बराबर हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो आपको इसी आधार पे आपको देखने को यहाँ पर, तो अलग अलग यहाँ पर देखो ना, अलग अलग जाति का है, अलग अलग कैटेगरीज का है। तो लिखित परीक्षा का अलग है, उसको फाइनल लिस्ट में जो यहाँ पर लिखा है लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों को जोड़ के ये अलग लिखा हुआ है। यहाँ से ये वाला लिखित परीक्षा और इंटरव्यू, लिखित परीक्षा इंटरव्यू को जोड़कर, 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 आज सब कैटेगरी का है मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर ली का मतलब लिखित परीक्षा, इन का मतलब इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ भी है और ईबीसी का भी है, जनरल वाला, ईबीसी वाला, एससी वाला, एसटी वाला, और सब जो नहीं मतलब जो दिव्यांग है उसके लिए भी यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा है ना, सभी का यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना, ईबीसी फीमेल का। तो एक अच्छे लेवल का यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो, अगर जनरल वाला ही अगर ध्यान से देखो तो कितना आ रहा है, कितना अंक में कितना आ रहा है, तो 220 में जनरल वाला का, मेल जनरल वाला का हो रहा है 552, नहीं तो 5 दूना 10, 50 दूना 1000, यानी लगभग मान लो 50% से 51% लाने पर रिजल्ट आपका बन जाता है। 50 से 51% रिजल्ट लाने पर फाइनल में आपका रिजल्ट बन जाता है। समझ में आ रहा है, इतना लाना में पसीना तो गिर जाता है ना, समझ में आ रहा है कि ना। तो आप अगर सही संयम के साथ, सही रणनीति के साथ, सटीक रणनीति के साथ अगर चलते हैं और एक दिन तैयारी करके आप करते हैं तो होगा ही, ये जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। और जितना आप करेंगे एक पैसेंस रखना पड़ेगा, एक दिन में कुछ में नहीं होता है, आपको समय देना पड़ेगा। और समय के साथ जितना देर आप कर सकते हैं, एक ही सब्जेक्ट को पढ़िए लेकिन गहन तरीका से पढ़िए, फिर उसको दूसरे को पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये वाला बात आप लोग को समझ में आ गया है, ये भी कट ऑफ है। हाँ, तो हम लोग ने बहुत सारे चीजें को पढ़ लिया है, तो आपको ये सभी चीजें को ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये लगभग जो मैंने समझाया है, ये जो सब समझाया है, ये आप लोग को, मुझे लगता है कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए, नहीं। और इसी के आधार पे आगे जो हम लाने वाले हैं, तो आगे क्या लाएंगे आपको मैं बता ही देता हूं कि अभी जो स्टार्ट होगा ना, स्टार्ट मतलब जो अभी शुरुआत होगा सिलेबस के आधार पर, तो सबसे पहले हम भूगोल को स्टार्ट करेंगे। क्या चीज को? भूगोल को स्टार्ट करेंगे। हो सकता है मैप को साथ में लेकर चले, भूगोल और मैप को साथ में लेकर चले, ठीक है ना। और भूगोल के जैसे भूगोल स्टार्ट जैसे ही हो जाएगा तो हम बिहार स्पेशल को साथ में लेकर चलेंगे। उसके बाद बिहार स्पेशल को छोड़ेंगे नहीं, बिहार स्पेशल को लेकर चलेंगे। कभी इसका भी वीडियो आएगा, कभी इसका भी वीडियो आएगा, तो आपको देखते जाना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते जाएंगे, यानी प्रत्येक दिन आपको वीडियो अपलोड होगा ही ठीक है। तो देखना है ये बात को, इसको पढ़ते जाएंगे। और करंट अफेयर साप्ताहिक या फिर पर डे का हिसाब से रखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको स्टार्ट करेंगे, मैप के साथ चलेंगे और फिर कुछ दिन इसको चलाएंगे, फिर कुछ दिन इसको चलाएंगे। इस तरह से हम लोग पढ़ते जाएंगे, आगे भागते जाएंगे और धीरे 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 समुद्र की तरह हम बूंद बूंद से समुद्र तालाब भरता है, उसी तरह से हम लोग भी भरेंगे। तो आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। ये हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जितना पीडीएफ है ना, इस सभी पीडीएफ को मैं आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को आप जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जीसीसी ठीक है ना, जीसीसी टेलीग्राम चैनल है, आप उसको जाके हीरा कुमार जाके आप सर्च कर सकते हो, आसानी से आ जाएगा। या फिर ज्ञान स्टडी सेंटर पर भी हम डाल देंगे, इसको आप लोग को दिख जाएगा। ये पूरा पीडीएफ को हम डाल देंगे जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और फिर से हम जल्दी से अब इसको इससे अगला वीडियो जो आएगा पढ़ाने वाले सिलेबस के आधार पे, वो जल्दी से आएगा, कमिंग सून रहेगा। और तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।